राम राम भाइयों, मेरा नाम नेवी और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एंडिंग एक्सप्लेन इन हिंदी में। ये कहानी है एक ऐसी दोस्ती की जिसमें हमें प्यार, बदला, नफरत और एक दोस्त के लिए सब कुछ कुर्बान करने का जुनून देखने को मिलेगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं और टाइम को उपयोग में लेते हैं। मूवी के स्टार्ट होते ही हम फर्स्ट प्लॉट में देखते हैं कि दो दोस्त और एक काला हिप्पो बार में नींबू पानी पी रहे हैं। तभी काले हिप्पो की नजर एक नशे में धुत लड़की पर पड़ती है और वो अपने दोस्त को उसके पास जाने के लिए कहता है, लेकिन उसका दोस्त उसे मना कर देता है। तभी वह लड़की कुछ इस तरह इशारा करती है कि उस लड़की को देखते ही ओ माय गॉड ट्रू लव हो जाता है। एक दोस्त के पास जाने को मजबूर हो जाता है। फिर वह उसे अपनी बातों में लेकर अपने घर ले जाता है। घर पर वह आदमी दो पटियाला पैक बनाता है, खुद के गिलास में बच्चों के जितना डालता है और लड़की की गिलास को पूरा भर देता है। बाद में वह उसे अपने रूम में लेकर जाता है और किस करने लग जाता है। फिर वह बेड पर उसे लेटाता है और अंडरवेयर खोलकर कुछ ढूंढने की कोशिश करता है। वो लड़की उसे बार बार पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। अचानक लड़की कातिलाना स्माइल देती है और बैठ जाती है और भाई साहब लड़के की फट के चार हो जाती है, क्योंकि लड़की पूरे होश में होती है। क्योंकि ये लड़का सोच रहा होता है कि ये लड़की धूत है और मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। नेक्स्ट प्लॉट में देखते हैं कि लड़की पैरों में खून लगा होता है, वह उसके हाथ भी खून से भरे होते हैं। जैसे ही उसका फेस दिखाते हैं तो पता चलता है कि मैडम बर्गर ठूस रही है और जो हमने देखा वह टमाटो सॉस होता है। उसके बाद केसी अपने घर आती है जिसमें वो उन लोगों के नाम और दिनों को लिखती है जिन लोगों को उसने पूछताछ की है। ये किन किन गंजरों के नाम लिखती है आपको आगे पता चलेगा। फिर जब घर पर आके माता पिता के साथ ब्रेकफास्ट करती है तब उसका पिता उससे पूछता है कि कल रात को तुम कहाँ थी। तब केसी झूठ बोल देती है कि मैं काम पर थी। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि कॉफी शॉप में बैठी होती है और वो एक औरत के साथ बात कर रही है जिसके नाक में भैंस की तरह बाली डाली हुई है। यही इसकी बॉस है। यहाँ पर बॉस केसी को समझाती है कि तुम्हें दूसरों के काम के लिए मैंने रिकमेंड किया है, मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। मैंने सुना था कि तुम पिछले हफ्ते भी किसी बार के कचरे के खाली डब्बे में बोतल की तरह पड़ी थी। केसी फिर झूठ बोल देती है कि मैं वह नहीं थी, लगता है तुम्हें गलतफहमी होती है। अगले दिन कॉफी शॉप पर जब केसी किताब पढ़ रही होती है तभी एक लड़का अंदर आता है और केसी के साथ नैन मटक्का करता है और कॉफी का ऑर्डर देता है। केसी गुस्सा हो जाती है और कॉफी में थूक देती है, उसे कप पकड़ा देती है और ये सस्ता इमरान हाशमी वो कॉफी का कप केसी के सामने पी जाता है और केसी को डेट के लिए पूछता है। फिर रात को केसी तैयार होकर अपने अगले शिकार पर निकल जाती है। फिर ये कबीर सिंह की बूंद की शक्ल का आदमी ड्रग्स देने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे मना कर देता है। फिर वो केसी घर जाती है, फिर अपनी डायरी लेती है, फिर उसके अंदर उसका नाम लिखती है नए शिकार का। फिर अगले दिन केसी सुबह उठती है तो डाइनिंग टेबल पर उसे एक गिफ्ट दिखाई देता है और पास में उसके माता पिता बैठे होते हैं। केसी को समझ नहीं आ रहा है ये गिफ्ट किसका है। केसी माता पिता से पूछती है कि ये गिफ्ट किसका है तो उसके माता पिता कहते हैं ये गिफ्ट तुम्हारे लिए तो है केसी। केसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये गिफ्ट उनके लिए क्यों लेके आए हैं। फिर उनका पिता बोलता है, कहता है ओ माय डियर ये गिफ्ट आपके लिए है। केसी काफी इमोशनल हो जाती है और अपने माता पिता को थैंक यू बोलती है। फिर केसी के माता पिता केसी को बोलते हैं कि ये गिफ्ट खोल के तो देखो तुम्हारे लिए क्या स्पेशल है। फिर केसी गिफ्ट को खोलती है तो केसी उसके अंदर देखती है कि एक सूटकेस होता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स परेशान हो गए हैं। वो कभी घर से निकलती नहीं, कहीं घूमती नहीं, केवल रात को घूमती है। उसके माता पिता चाहते थे कि ये अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करे। अपने माता पिता से गिफ्ट मिलने के बाद केसी अपने शॉप चली जाती है। फिर केसी अपने बॉस से कुछ बातें कर रही होती है। तभी वो लड़का जो फर्स्ट डे आया था जिसकी कॉफी के अंदर केसी ने थूक दिया था वो लड़का वापस आता है और केसी को डेट के लिए पूछता है। इस लड़के का नाम रेयान होता है। वो लड़का रेयान कहता है केसी को कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन केसी उसे ज्यादा भाव नहीं देती। फिर भी केसी उसको हाँ बोल देती है। केसी उसे कहती है ये सिर्फ एक नॉर्मल डेट है और वो लड़का मान जाता है। फिर जब शाम होती है तो केसी अपने घर से निकलती है, मॉम डैड को बाय बोलकर उस लड़के से मिलने चली जाती है। फिर केसी और रेयान रेस्टोरेंट में बैठकर काफी बातें करते हैं, अपने पास्ट के बारे में शेयर करते हैं। रेयान केसी को घर छोड़ने जाता है और आज की डेट यहीं समाप्त हो जाती है। अगले दिन केसी रेयान से मिलने उसके हॉस्पिटल चली जाती है, क्योंकि केसी रेयान को काफी मिस कर रही होती है। क्योंकि केसी
रेयान के साथ अपने रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहती है, क्योंकि पेरेंट्स उसके काफ़ी टाइम से उसके ऊपर जोर दे रहे होते हैं, क्योंकि केसी के पेरेंट्स उस पर काफ़ी टाइम से जोर दे रहे होते हैं कि तुम अब 30 साल की हो गई हो और तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन केसी के साथ एक ऐसा हादसा हो रखा होता है जिससे वो डेटिंग और से परहेज करती है, लेकिन उसे रेयान का बहुत अच्छा लगता है, उसका साथ बहुत अच्छा लगता है रेयान का। फिर वो दोनों हॉस्पिटल से निकलकर केसी के शॉप पर चले जाते हैं। केसी की कॉफ़ी शॉप पर रेयान और केसी काफ़ी रोमांटिक बातें करते हैं और अपने पास्ट के बारे में फिर कुछ बातें शेयर करते हैं। केसी को रेयान का साथ इतना अच्छा लगने लग जाता है और फिर वो दोनों काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं। फिर केसी एक बार ऑनलाइन लैपटॉप चला रही होती है, तब उसे अपने कॉलेज का एक दोस्त दिखता है और साथ ही एक कॉलेज की लड़की भी दिखाई देती है और उसे कांटेक्ट करके उसे डिनर पर बुला लेती है, क्योंकि केसी उसे बात करना चाहती है। इस लड़की को ये पता नहीं होता है कि केसी ने इसे यहाँ क्यों बुलाया है, क्योंकि काफी टाइम से ये दोनों आपस में मिले नहीं होते हैं। वो दोनों मिलते हैं, केसी उसे हेलो हाई करती है। केसी उसे नीना के बारे में पूछती है जो कि मर गई है अब, क्योंकि ये केसी की बहुत अच्छी दोस्त होती है। ये सभी साथ में पढ़ते थे, लेकिन उसकी ये दोस्त नीना के बारे में भूल चुकी होती है, ज्यादा उसके बारे में कुछ याद नहीं होता है। आपको बता दें, नीना के साथ कॉलेज के अंदर कुछ लड़के नशे की हालत में नीना के साथ बलात्कार करते हैं और नीना मर जाती है, लेकिन वो लड़के बाइज्जत बरी हो जाते हैं। नीना इस बात से बहुत दुखी होती है, क्योंकि नीना को पता नहीं होता है कि वो लड़के कौन थे, क्योंकि केसी नीना को इंसाफ नहीं दिला पाई। इस बात से बहुत दुखी होती है। फिर केसी इस औरत से बदला लेना चाहती है, तब केसी एक बंदे को हायर करती है और उसे बोलती है कि ये लड़की अब बहुत नशे में है, तुम उसे अपने रूम में ले जाओ और इसके साथ कुछ गलत तो मत करना, लेकिन ऐसा दिखाना कि सब कुछ हो गया है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये लड़की बहुत डिप्रेशन में होती है, बहुत बार किसी को कांटेक्ट करती है कि मेरे साथ कुछ गलत हो गया है, लेकिन केसी उसके ईमेल्स का, फोन कॉल्स का जवाब नहीं देती है, क्योंकि केसी उसको वही तकलीफ देना चाहती है जो नीना को मिली थी कॉलेज में। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि केसी एक लड़की से बातें कर रही होती है। केसी उसे कहती है कि मैं फोटोग्राफर हूँ और कुछ भी बहाना करके उसे अपने साथ में बैठा लेती है। और फिर हम देखते हैं कि केसी अपने कॉलेज जाती है और प्रिंसिपल से बातें कर रही होती है। केसी प्रिंसिपल को नीना के बारे में पूछती है, लेकिन प्रिंसिपल को नीना के बारे में याद नहीं रहता है। केसी प्रिंसिपल से कहती है कि आपको याद है कि नीना कौन थी और उसके साथ क्या हुआ, किन लड़कों ने उसके साथ ये किया। और उसकी प्रिंसिपल पूछती है कौन नीना और उसके साथ क्या हुआ। फिर केसी प्रिंसिपल को सारी वापस बात दोहराती है और प्रिंसिपल को बातें याद आ जाती है और केसी उसे कहती है कि ये सब जानते हुए भी आपने उस केस को दफा दफा करवा दिया। फिर उसकी प्रिंसिपल कहती है कि हमारे पास ऐसे लाखों केस आते हैं, हम किस किस पर ध्यान दें, हमारे कॉलेज का नाम खराब होता है, ये सब उसमें उसी की गलती होगी। इस बात से केसी को काफी गुस्सा आता है और फिर केसी उस प्रिंसिपल को कहती है कि तुम्हारी बेटी एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर कुछ लड़के उसका काफी अच्छे से ख्याल रखेंगे, जैसे मेरी दोस्त नीना के साथ हुआ वही हाल तुम्हारी बेटी का होगा। ये धमकी केसी प्रिंसिपल को दे देती है, क्योंकि दोस्तों केसी जब उस लड़की से बात कर रही होती है जिससे अपनी पहचान बता रही होती है कि मैं फोटोग्राफर हूँ, वो वही प्रिंसिपल की बेटी होती है जिसे केसी ले गई थी। यह सब सुनकर प्रिंसिपल काफी दुखी होती है, तुरंत अपनी बेटी को फोन करती है। वो फोन केसी के बैग में होता है। केसी उस फोन को बाहर निकालती है और प्रिंसिपल को कहती है क्या यही आपकी बेटी का फोन है, ये लो आप रख लो। और उसके बाद प्रिंसिपल समझ आती है कि सच में केसी ने उसकी बेटी को किडनैप किया है और वो प्रिंसिपल केसी के सामने हाथ जोड़ने लग जाती है, गिड़गिड़ाने लगती है। फिर केसी बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं नहीं चाहूंगी किसी का भी भविष्य खराब हो। फिर प्रिंसिपल कहती है थैंक यू केसी। और उसके बाद पता चलता है कि ऐसे कि केसी सिर्फ प्रिंसिपल को ये एहसास कराना चाहती थी कि उसके नीना के साथ कितना गलत हुआ और उसे इंसाफ भी नहीं मिला। प्रिंसिपल के ऑफिस से निकलकर केसी हाईवे पर गाड़ी रोककर वहीं पर सो जाती है। कुछ टाइम के बाद एक बंदा वहां पर आता है, पास में गाड़ी लगा के हॉर्न बजाता है। तब केसी इतना परेशान हो जाती है, गाड़ी के अंदर से एक्सल निकालती है और उस बंदे से इतना
इतना परेशान है क्योंकि केसी डिप्रेशन में होती है, कहीं और का गुस्सा कहीं और निकाल रही होती है। केसी उस एक्सल से उस बंदे की गाड़ी के शीशे तोड़ने लग जाती है, आगे की हेडलाइट पीछे की हेडलाइट तोड़ती है। वो बंदा घबरा कर वहीं से भाग जाता है। फिर जब उसी दिन रात होती है तो केसी फिर अपने अगले शिकार पर निकल जाती है। केसी उन लोगों का शिकार इसलिए कर रही है क्योंकि वो पता करना चाहती है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने नीना के साथ इतना बुरा किया, जिसकी वजह से नीना की मृत्यु हुई। इसके बाद केसी हर रात घर से बाहर जाती है और किसी बार में जाकर नशे में होने का नाटक करती है, जिससे कि नीना के साथ गलत करने वाले लड़कों का ग्रुप उसके पास आए और वो पहचान सके और उनको रंगे हाथ पकड़ सके। इसलिए वो रात को रोज बार में जाके ये जाल बिछाया करती थी और लड़कों को एक्सपोज किया करती थी। लेकिन उस रात जब किसी लड़के के साथ नशे में धुत होकर केसी बाहर निकल रही होती है, तभी उसका दोस्त रेयान सामने से आ रहा होता है। रेयान उसे ऐसे देखकर चौंक जाता है और वो कुछ ज्यादा नहीं बोलता है और वहां से चला जाता है। केसी इस बारे में उससे काफी माफी मांग रही होती है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि केसी एक वकील के पास जाती है। ये वही वकील होता है जिसने उन लड़कों को बाइज्जत बरी करवाया था जिन लड़कों ने नीना के साथ इतना बुरा किया। फिर हम देखते हैं कि वो वकील पहले ही पश्चाताप की आग में जल रहा होता है और वो केसी से फूट फूट कर रोने लगता है और उसका हाथ पकड़ कर कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं ये सब नहीं करना चाहता था, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। ये सब देखकर केसी खुद चौंक जाती है क्योंकि केसी को ऐसा कुछ एक्सेप्ट नहीं था, वो उसे पता नहीं था अब क्या करे। लेकिन वो केसी उस वकील को माफ कर देती है। उसके बाद केसी वकील के यहाँ से होने के बाद केसी अपने एक दोस्त के पास जाती है, उससे बातें करती है। फिर वो उसे कहती है कि दोस्त केसी को बताती है कि तुम्हें अब आगे बढ़ जाना चाहिए, तुम्हें लाइफ में कुछ करना चाहिए, अभी तुम्हारे पास समय है, समय निकल जाने के बाद तुम कुछ नहीं कर पाओगी। इसलिए मैं यही सलाह देनी चाहूंगी, तुम्हें अब आगे बढ़ जाना चाहिए। यह सब सुनकर केसी को काफी अच्छा महसूस होता है और केसी आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि केसी अब 30 साल की हो गई है और केसी को अब कुछ अपनी लाइफ में करना चाहिए, जैसे मैरिज, जिसके लिए उसके पेरेंट्स भी काफी उस पर फोर्स कर रहे हैं। अगले सीन हम देखते हैं कि केसी रेयान के घर चली जाती है और रेयान से कुछ बातें करती है और अपनी फीलिंग्स शेयर करती है क्योंकि केसी को भी अब रेयान बहुत अच्छा लगने लग जाता है और उसे बहुत ज्यादा लाइक करने लग जाती है। केसी रेयान को अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करती है। केसी रेयान को बोलती है कि मेरे पेरेंट्स तुमसे मिलना चाहते हैं और रेयान खुशी खुशी हाँ कर देता है। फिर रात को रेयान केसी के घर पर जाता है, उनके पेरेंट्स से मिलता है। केसी के काफी हंसी मजाक का माहौल होता है। आज केसी के पेरेंट्स काफी खुश होते हैं क्योंकि केसी के माता पिता यही चाहते थे कि केसी लाइफ में आगे बढ़े, नीना को भूल जाए, क्योंकि केसी नीना को कभी भुला नहीं पाई। उस हादसे के बाद केसी ने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई भी छोड़ दी थी, जिसके कारण उसके माता पिता काफी दुखी रहते थे। अब केसी को आगे बढ़ता देख उसके माता पिता काफी खुश थे। साथ ही केसी और रियान अब लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। जब अगली सुबह केसी अपने घर की ओर तरफ जाती है, तभी उसकी दोस्त सामने से आ रही होती है और उसकी दोस्त पूछती है कि अच्छा हुआ तू मिल गई, मैं तुमसे वो पूछना चाहती थी कि उस दिन डिनर को हम दोनों मिले थे, उसके बाद मुझे कुछ ज्यादा याद नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं काफी नशे में थी, तुम बताओ क्या हुआ। फिर केसी उसे सारी सच्चाई बता देती है, कहती है कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ, मैं वादा करती हूँ तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ। इसके बाद उसकी दोस्त को तसल्ली होती है। वो कहती है मैंने तुमसे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की लेकिन तुमने रिप्लाई नहीं दिया था। फिर केसी उसको दिलासा देती है कि मैं वादा करती हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। फिर केसी की दोस्त जाते वक्त उसे एक फोन दे के जाती है और उसे कहती है कि इस फोन के अंदर नीना का वीडियो है और ये वीडियो वही है जब उसके साथ नशे की हालत में कॉलेज के लड़कों ने बलात्कार किया था। और वो फोन टेबल पर रखकर चली जाती है क्योंकि उससे पहले केसी ने वो वीडियो कभी देखा नहीं था। अगर उसके हाथ ये वीडियो पहले ही लग जाता तो वो पुलिस को ये दे के सब कुछ बता सकती थी और उन दरिंदों को फांसी दे सकती थी और नीना को न्याय दिला पाती, लेकिन उसके पास ऐसा कोई सबूत नहीं था। लेकिन अब उसके हाथ में ये सबूत आ गया। उसकी दोस्त उसे बोलती है कि मुझे याद नहीं रहा था, मैंने पहले ये वीडियो देखा था लेकिन अब मुझे ये वीडियो वापस याद आ गया है तुम्हारी बातों से। नीना की मौत का सदमा केसी को काफी लगा होता है। केसी जब उस वीडियो को देखती है तो केसी को काफी दुख होता है और वो रोने लग जाती है।
और उसके अंदर उस वीडियो को देखने के बाद केसी को पता चलता है कि उस पार्टी के अंदर रेयान भी था, लेकिन केसी अब रेयान से प्यार करने लगी है तो उसे और भी ज्यादा दुख होता है कि रेयान ऐसा कैसे कर सकता है। केसी के समझ से बाहर हो गया, वो क्या करे। उसके बाद केसी सीधे रेयान के हॉस्पिटल जाती है और उसे वो वीडियो के बारे में बताती है तो रेयान उसे हाथ जोड़ने लग जाता है और उसे माफी मांगने लग जाता है। रेयान उससे बोलता है कि हम कॉलेज में बच्चे थे, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। केसी उसे बोलती है कि तुम लोगों की वजह से मेरी बेस्ट फ्रेंड मारी गई और उसे इंसाफ भी नहीं मिला क्योंकि रेयान बच्चों का डॉक्टर होता है और उसका पूरा नाम रेयान कूपर होता है, डॉक्टर रेयान कूपर। केसी कहती है कि वो तुम्हें निकाल देंगे जब मैं उनको ये वीडियो दिखाऊंगी कि ये बच्चों का डॉक्टर इतना जल्लाद कैसे हो सकता है। रेयान उससे माफी की भीख मांगने लग जाता है। उसके बाद केसी को पता चलता है कि अलेक्जेंडर मुनरो की शादी होने वाली है और उसने एक बैचलर पार्टी रखी है। उस बैचलर पार्टी में भी रेयान इनवाइटेड होता है। केसी उसे कहती है कि तुम मुझे अलेक्जेंडर मुनरो की पार्टी का पता दे दो और मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि अलेक्जेंडर मुनरो ही मेन सस्पेक्ट होता है, उसी का सारा किया धरा होता है। इसलिए केसी अलेक्जेंडर मुनरो से काफी नाराज होती है, वो उससे बदला लेना चाहती है किसी भी हालत में। और रेयान उस पार्टी का पता केसी को दे देता है क्योंकि रेयान के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन रेयान उससे पूछता है केसी से कि तुम इस पते का क्या करोगी, और केसी बोलती है इट्स माई चॉइस। फिर केसी अपनी एक गाड़ी को सुनसान जंगल की तरफ ले जाती है क्योंकि अलेक्जेंडर मुनरो की पार्टी काफी सुनसान इलाके में है। वहाँ पर गाड़ी को काफी दूर खड़ा कर देती है और नंबर प्लेट को निकालकर जंगल में कहीं फेंक देती है। केसी बेहद ही सुंदर नर्स बनकर आती है। केसी अलेक्जेंडर मुनरो के घर की तरफ जाती है और बाहर खड़े होकर दरवाजा खटखटाती है और गेट जब खोलता है तो आगे देखते हैं कि अलेक्जेंडर मुनरो होता है। केसी अंदर जाती है तो अंदर चारों तरफ दारू पार्टी चल रही है, सारे लोंडे भरे पड़े हैं। केसी आज काफी सीरियस होती है लेकिन ऐसा एक्ट कर रही है कि वो एक स्ट्रिप डांसर है जो आज अलेक्जेंडर मुनरो को खुश करने आई है, उसके साथ सोने आई है। साथ ही उसके दोस्तों को दारू पिला रही होती है केसी, लेकिन उन गधों को क्या पता दारू के अंदर नशे की दवा मिलाई होती है ताकि सारे गधे सो जाएं और केसी नीना का बदला ले सके अलेक्जेंडर मुनरो से। केसी सभी को दारू पिलाकर लगभग बेहोश कर देती है और अलेक्जेंडर मुनरो को लेकर ऊपर चली जाती है रूम में। उस वक्त तक तो उसके दोस्त होश में होते हैं। धीरे धीरे दवाई का असर होता है और सारे दोस्त अलेक्जेंडर मुनरो के सारे गधे नीचे ही सो जाते हैं। जब वह चिल्ला रहा होता है ऊपर तो कोई नहीं सुनेगा। ये केसी का बहुत अच्छा प्लान होता है। केसी उसे ऊपर ले जाने के बाद अपने बैग के अंदर से हैंडकप्स निकालती है और अलेक्जेंडर मुनरो को बेड पर लेटाती है और उसके दोनों हाथ बेड से बांध देती है हैंडकप से। अलेक्जेंडर मुनरो सोचता है कि ये काफी इंटरेस्टिंग है, आज तो कुछ अलग करने को मिलेगा, लेकिन उस गधे को क्या पता आज उसका क्या होने वाला है। फिर केसी उसके बेड पर चढ़ती है, उसके पैरों से जूते निकालती है, साथ ही उसे बातें करने लग जाती है। केसी मुनरो से कहती है क्योंकि अब केसी ने मुनरो के हाथ बांध दिए तो केसी उससे पूछती है कि बताओ तूने नीना के साथ ऐसा क्यों किया। ये सोचने लग जाता है मुनरो कि ये किस नीना की बात कर रही है। तभी केसी उसे उस वीडियो के बारे में बताती है जो उन लोगों ने नीना के साथ बलात्कार करते समय उसका बनाया था। ये देखने के बाद मुनरो काफी शॉक हो जाता है क्योंकि कल उसकी शादी है। वो केसी के आगे सामने गिड़गिड़ाने लग जाता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई थी, मैं ऐसा नहीं करूंगा दोबारा कभी। तो केसी बोलती है अब मेरी दोस्त जिंदा थोड़ी है जो तुम दोबारा करोगे उसके साथ। मुनरो कहता है मेरा मतलब वो नहीं था, मैं अब किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं करूंगा, मैं बदल गया हूँ, मैं शरीफ हूँ। लेकिन केसी कहती है नहीं, जो तुमने किया है उसके बारे में सभी को पता चलना चाहिए। केसी अपने बैग से एक चाकू निकालती है और मुनरो के ऊपर चढ़ जाती है। केसी चाहती थी कि मुनरो के छाती के ऊपर लिख दे, नीना लिखना चाहती थी नाम, लेकिन वो बंदा इतना स्ट्रांग होता है कि अपने एक हाथ को हैंडकप से निकाल लेता है और केसी को बेड के नीचे के ऊपर पटक लेता है। फिर उसके ऊपर केसी के और अलेक्जेंडर मुनरो के बीच काफी हाथापाई होती है बेड के ऊपर ही। और उसके बाद
अलेक्जेंडर मुनरो एक पिलो उठाता है और उसके मुंह पे देता है ताकि केसी की आवाज ना निकले। उस तकिए को दबाए रखता है। मुनरो उस तकिए के ऊपर अपना पैर रख देता है। वो तब तक दबाए रखता है तब तक नीना मर ना जाए। कुछ टाइम के बाद नीना हाथ पैर मारना बंद कर देती है। नीना की सांसें रुक चुकी होती है। दोनों ही रात भर ऐसे पलंग पर पड़े रहते हैं। जब सुबह होती है तो मुनरो के एक गधे को होश आता है और वो गधा ऊपर आके पूछता है कि दोस्त क्या हुआ, कल तो रात तूने काफी मजे किए। और मुनरो उसे कहता है कि साले वो मर गई है। तो उसका बोलता दोस्त के मजाक मत कर, इतना थोड़ी कोई कर सकता है, करने से कोई मरता थोड़ी है। और मुनरो कहता है कि उसको देख वो मर गई है और वो रोने लगता है। तभी उसका दोस्त केसी को हिलाने की कोशिश करता है, जगाने की कोशिश करता है, लेकिन केसी बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करती। ये देख उसके दोस्त की गांठ फट जाती है। फिर मुनरो रोने लग जाता है। तब उसका दोस्त उसे हौसला देता है कि कोई बात नहीं, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है। फिर उसके बाद दोनों दोस्त उसको बाहर ले जाकर जंगल के अंदर लकड़ियां इकट्ठा करके केसी को जला देते हैं। वो सोचते थे कि किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। कुछ टाइम के बाद अलेक्जेंडर मुनरो की शादी हो जाती है। तभी शादी के दौरान ही वहाँ पर पार्टी चल रही होती है तो वहाँ पर पुलिस आ जाती है। शादी की पार्टी के दौरान ही वहाँ पर रेहान भी खड़ा होता है। पुलिस को आता देख रेहान भी घबरा जाता है। वो सोचने लग जाता है कि लगता है केसी ने उन्हें पुलिस वालों को सारी सच्चाई बता दी है। और उसके बाद उसका जो दोस्त जिसने अलेक्जेंडर मुनरो को काफी हौसला दिया और जलाने में मदद करी, वो दोस्त पीछे से पतली गली से निकलकर भाग जाता है और पुलिस अलेक्जेंडर मुनरो को पकड़ लेती है नीना के आरोप में। एक पुलिस का ग्रुप पीछे नीना को तलाश रहा होता है और उन्हें वहाँ पर एक जली हुई जगह मिलती है जहाँ पर काफी राख होती है और लकड़ियां अभी भी थोड़ी जल रही होती है। तभी रेहान के फोन में केसी का मैसेज आता है। उसका मैसेज आते ही रेहान घबरा जाता है, लेकिन ये मैसेज शेड्यूल मैसेज होता है। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि किसी को भी शेड्यूल मैसेज कर सकते हैं टाइम को फिक्स करके कि इतने बजे पर वो मैसेज उसे मिल जाए। केसी ने पहले ही ये सोच रखा था कि रेहान को ये मैसेज मिल जाए, वो रहे या ना रहे, क्योंकि केसी जानती थी उसका अंजाम क्या होने वाला है। और उसने साथ ही वकील को, जो कि उन लड़कों का केस लड़ा था जिसने केसी को इंसाफ नहीं दिला पाई, उसी वकील को उसने वो वीडियो भेज दी और उसे इंसाफ करने के लिए कहा था और अपनी लोकेशन भी दे रखी थी ताकि उस लड़के को पकड़वा सके जिसने नीना के साथ ये गलत काम किया था। केसी ने अपनी जान देकर भी नीना के कातिलों को पकड़वा दिया था। ये थी एक ऐसे सच्ची दोस्त की कहानी जो कि काफी इंस्पायर्ड करती है। ये फिल्म काफी इमोशनल है। मेरे को तो दोस्तों ये फिल्म काफी इमोशनल लगी। आपको ये कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।